बार बार हमें जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, जेंडर के नाम पे, भाषा के नाम पे, रीजन के नाम पे और समाज में जितने पावर हायरार्कीज एग्जिस्ट करते हैं उन पावर हायरार्कीज के नाम पे आप हमें डिवाइड अब नहीं करेंगे। आपकी ये राजनीति जो हर बार स्टूडेंट्स के मुद्दों को डाइल्यूट करते हुए, उसको बुलडोज करते हुए सिर्फ अपने वोट बटोरना चाहती है। हर चुनाव के मौसम में आप इस देश के नागरिकों के पास आते हैं और उनसे जाति का, धर्म का, तमाम भाषाओं का, क्षेत्रों का रिश्ता जोड़ करके चुनाव में वोट्स मांगने की कोशिश करते हैं और जैसे ही जनप्रतिनिधि बन जाते हैं तो हमारे एजुकेशन के मुद्दे कहाँ जाते हैं? गायब हो जाते हैं। ये फैक्ट कहा जाता है कि इस देश में, जिसको एक यंग देश बोला जाता है, हमारे देश की एक सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन कंसिस्ट्स ऑफ द यंग पीपल ऑफ दिस कंट्री, वो यंग लोग डिग्री लेने के बाद भी मजबूर है कि वो इस देश में अनएम्प्लॉयड घूमे। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, इस देश की सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी में जब स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं, सोशियोलॉजी पढ़ने आते हैं, हिस्ट्री पढ़ने आते हैं, आर्ट्स पढ़ने आते हैं, जर्नलिज्म पढ़ने आते हैं, तो ये सब चीजों को डाइल्यूट करके उन्हें फिट इंडिया पढ़ाया जाता है, स्वच्छ भारत पढ़ाया जाता है। उन्हें कहा जाता है कि जो भाजपा के पॉलिटिकल इकोसिस्टम से निकला हुआ ज्ञान और प्रोपेगेंडा है वही आपका एजुकेशन है। तो ये मुद्दा कहां गायब हो जाता है? ये मुद्दा कहां गायब हो जाता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में हर साल हम लोग 100 से 200% तक की फी हाइक देख रहे हैं। इससे आगे, इससे पहले आने वाली जो जनरेशंस यूनिवर्सिटीज में सिर्फ इसलिए पढ़ पाती थी क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय एक पब्लिक यूनिवर्सिटी होने के नाते समाज के हर सेक्शन को शिक्षा का अधिकार मिले, इस चीज को अपनी जिम्मेदारी समझता था। आज उस जिम्मेदारी से हाथ धो करके, स्टूडेंट से पैसा वसूल करके लोन्स, हमारे कॉलेजेस, हमारी यूनिवर्सिटीज मजबूर हैं कि वो लोन्स लें और वो लोन्स चुकाने के लिए हमारी फीस को बढ़ाएं। हर साल दिल्ली विश्वविद्यालय में इस तरीके की फी हाइक्स हम लोग देखते हैं। वो मुद्दा कहां गायब हो जाता है? वो मुद्दा कहां गायब हो जाता है कि हमारे प्रोफेसर समरवीर जैसे टीचर्स को आप दिल्ली यूनिवर्सिटी, वो टीचर जो हमें सिखाते हैं कि समाज को कैसे देखना है, उसको आर्टिकुलेट करने की भाषा देते हैं, आप उन प्रोफेसर्स के साथ किस तरीके का सलूक करते हैं, आज भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स इस चीज को याद रखते हैं। हम याद रखते हैं कि लक्ष्मण यादव जैसे प्रोफेसर्स को किस तरीके से आप अपने पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स करने के लिए छाट देते हैं। हमें याद है कि वो प्रोफेसर्स जो यूनिवर्सिटीज में हर इशू पे हमारे साथ खड़े रहते हैं पिलर्स की तरह, आप किस तरीके से उन प्रोफेसर्स को टारगेट करते हैं। हम जानते हैं शहीद भगत सिंह का एग्जाम्पल, हम जानते हैं शहीद भगत सिंह कॉलेज का, जहां पे एक स्टूडेंट के ऊपर जातिवादी टिप्पणी की जाती है वहां के प्रिंसिपल के द्वारा, उनके साथ हिंसा होती है और वहां पे अगर कोई उस एडमिनिस्ट्रेशन से लड़ने के लिए ताकत खड़ी रहती है तो उस ताकत का नाम स्टूडेंट मूवमेंट होता है, उस ताकत का नाम आइसा होता है। हम ये जानते हैं कि लगातार जिस तरीके का हरासमेंट IPCW में होता है, मिरांडा में होता है, गार्गी में होता है, कमला नेहरू में होता है, और ये हरासमेंट करने वाली ताकतें और कोई नहीं है, ये वही ताकतें हैं जो भाजपा के सत्ता पक्ष के साथ में खड़ी रहती हैं। और उस ताकत का नाम भी आप सुन लीजिए, उस ताकत का नाम ABVP है। आगे आने वाले समय में बार बार आपके कॉलेजेस में आएंगे, बहुत सतर्क रहिएगा। आपको बार बार वो बोलेंगे कि हम तो हिंदुस्तानी सभ्यता को रिप्रेजेंट करते हैं, हम तो कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रेडिशन को रिप्रेजेंट करते हैं। वो स्नेह जो आपको अपने परिवार के प्रति महसूस होता है, वी ऑल लव आवर फैमिलीज, जो प्रेम आपको अपने परिवार के प्रति महसूस होता है, उसको एक्सप्लॉइट करके आपको बोलेंगे कि आइए ABVP में आइए भाजपा से जुड़िए, आइए हमारी विचारधारा से जुड़िए। जब वो आपको इस तरीके की चीजें बोले, उनसे कुछ सवाल पूछिएगा उनसे कि जब जंतर मंतर पे स्टूडेंट्स 50 दिन से अपने भविष्य और शिक्षा के लिए जद्दोजहद कर रहे थे, 23 दिन की भूख हड़ताल कर रहे थे, तब ABVP की तरफ से एक इंसान क्यों मौजूद नहीं था जंतर मंतर पे? पूछिएगा उनसे कि मिरांडा हाउस में जब चुनाव होता है, गेट तोड़ करके आपके संगठन के पुरुष दिन दहाड़े महिलाओं के कपड़ों पे कमेंट करते हुए, मार्जिनलाइज्ड जेंडर आइडेंटिटी से आने वाले लोगों के कपड़ों पे कमेंट करते हुए हमारे ही कॉलेज में, हमारी यूनिवर्सिटी में हमें अनसेफ क्यों महसूस कराते हैं? पूछिएगा उनसे।
पूछिएगा एबीवीपी से कि जब इस देश में अलग अलग यूनिवर्सिटीज में, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलग अलग कॉलेजेस में स्टूडेंट्स सेमेस्टर के स्टार्टिंग में जद्दोजहद करते हैं कि जो फी हाइक हो रही है उसको रोल बैक किया जाए, तो आपके लोग ग्राउंड से सिस्टमैटिकली हमेशा गायब क्यों पाए जाते हैं? इनफैक्ट आप लोग माइकों से, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से बार बार ये क्यों कहते हैं कि वो एनईपी जो इस तरीके के फी हाइक्स को सिस्टमैटिकली हमारे कॉलेजेस में इन्फोर्स कर रहा है, आप ये क्यों कहते हैं कि आप उस एनईपी को इस यूनिवर्सिटी में, देश के अलग अलग तमाम पब्लिक यूनिवर्सिटीज में लागू करवाएंगे? आप क्या स्टूडेंट्स के फी हाइक के मुद्दे के खिलाफ नहीं खड़े हैं? पूछिएगा एबीवीपी से, पूछिएगा एबीवीपी से कि जब इस तरीके के डेमोक्रेटिक प्रोग्राम्स होते हैं, जब हम बात करना चाहते हैं एजुकेशन पे, अनएम्प्लॉयमेंट पे, जब हम बात करना चाहते हैं हमारे भविष्य पे, तो ऐसा क्यों होता है कि एबीवीपी इन द पास्ट फ्यू इयर्स हमारे प्रोग्राम्स में आते हैं वो लोग और बार बार हिंसा करते हैं हमारे प्रोग्राम्स में? जिन लोगों के पास डायलॉग की ताकत नहीं है, रीजन की ताकत नहीं है, क्रिटिकल थिंकिंग की ताकत नहीं है, वो लोग बार बार हथियार का इस्तेमाल करते हैं, हिंसा का इस्तेमाल करते हैं हमारे इस छात्र आंदोलन को दबाने के लिए। पूछिएगा एबीवीपी से। और जब वो आपसे पूछें कि आप बड़ा आईसा के प्रोग्राम में गए हुए थे, क्यों गए हुए थे, क्या किया है आज तक आईसा ने, तो भी बता देती हूं क्या कहना है। ये कहना है कि जब एनईपी को इन्फोर्स किया जा रहा था और पहली बार दिल्ली विश्वविद्यालय में एफआईयूपी का मॉडल लागू हुआ था, अगर संघर्ष करके किसी ने उसे वापस करवाया था तो उस ताकत का नाम आईसा था, इसलिए जुड़े हुए हैं आईसा से। कहिएगा उनको कि जब 2019 में जेएनयू में फी हाइक को यूनिलैटरली इन्फोर्स किया जा रहा था, तो उस फी हाइक के मूवमेंट को जो लोग लड़ रहे थे वो लेफ्ट के लोग थे, जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन अपने कंधों पे कैरी कर रही थी उस मूवमेंट को, उसका नाम आईसा था, इसलिए खड़े होते हैं आईसा के साथ। कहिएगा उनको कि जब दिल्ली विश्वविद्यालय में हम लोगों ने कैंपेन चलाया था कि एसी बस पास के लिए हम लोग जद्दोजहद करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, डिटेन होंगे, एफआईआर खाएंगे, तो तब उस मूवमेंट को जो लीड कर रहा था, और अगर आज स्टूडेंट्स को एसी बस पास मिलता है, अगर आज मेट्रो कंसेशनल पासेस का मूवमेंट जिंदा है, तो वो इसलिए जिंदा है क्योंकि स्टूडेंट फोर्सेस उस ताकत को, उस मूवमेंट को जिंदा रखे हुए हैं, और उसमें जो मूवमेंट है, जो फोर्स है जो उसको जिंदा रखे हुए हैं, उसका नाम आईसा है। कह दीजिएगा उनको, कह दीजिएगा उनको कि जब आपके लोग, आपके एबीवीपी के लोग आईपीसीडब्ल्यू में घुस करके फेस्ट में हरासमेंट करते हैं, तो वहां पे जा करके स्टूडेंट्स के, एक स्टूडेंट्स की टेस्टिमनी से लेकर के वहां पे एक बड़ा प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करने से लेकर के एडमिनिस्ट्रेशन को झुकाने का कोई अगर काम करता है, तो उस ताकत का नाम आईसा है, इसलिए खड़े होते हैं हम लोग आईसा के साथ में। और सबसे रीसेंट एग्जाम्पल जो आप सबके सामने है, कहिएगा उनको कि जब इस देश के अलग अलग कोनों से अपने शिक्षा और भविष्य को लेकर के एक व्यापक मूवमेंट इस देश के यंग लोग कंस्ट्रक्ट कर रहे थे। जंतर मंतर पे ये प्रोटेस्ट चल रहा था, बिहार में पटना में ये प्रोटेस्ट चल रहा था, जयपुर में ये प्रोटेस्ट चल रहा था, बेंगलोर में ये प्रोटेस्ट चल रहा था, कोलकाता में ये प्रोटेस्ट चल रहा था। और जब स्टूडेंट्स को 20 तारीख को जंतर मंतर पे लाखों स्टूडेंट्स को लाठियां पड़ रही थी, उनके ऊपर पैलेट गन्स चलाए जा रहे थे, पिस्टल्स फायर हो रहे थे, ये भी रिपोर्ट में आया है। तो जब इस तरीके की सिस्टमैटिक हिंसा इस देश के स्टूडेंट्स एक यूनाइटेड फोर्स की तरह झेल रहे थे, उसका सामना कर रहे थे, सब कुछ दांव पे लगा करके 50 दिन का सिट इन, 50 दिन से ज्यादा का ये मूवमेंट हम लोगों ने जंतर मंतर पे और देश के कोनों में चलाया था। तो इस मूवमेंट के सेंटर में जो लोग थे, जो लोग सिट इन में भी बैठे, जो लोग पहले कॉल से लेकर के आखिरी दिन धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन तक इस मूवमेंट को अपने कंधे पे उठाए हुए थे, उन लोगों का नाम आईसा है, इसलिए खड़े होते हैं आईसा के साथ में। बोल दीजिएगा उनको। और तीसरा चीज जिसको मैं एड्रेस करना चाह रही थी, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग आए और उन्होंने कहा कि इससे पहले की जो हमारी जनरेशन्स रही हैं और जिस तरीके से हमने सिस्टम को फलते फूलते नर्चर होते हुए देखा है, हम उसके साथ नहीं खड़े होते हैं। इरिस्पेक्टिव ऑफ कि हम कौन से धर्म, कौन सी जाति, कौन से एरिया से आते हैं, हम जंतर मंतर के जो मूवमेंट ने पॉसिबिलिटी खड़ी कर दी कि एक दूसरे के खिलाफ नहीं लड़ना होता है,
एक दूसरे का हाथ पकड़ करके एक दूसरे के साथ लड़ना होता है, एक यूनाइटेड ताकत से जो छात्रों के विरोध में लगातार काम कर रही है। तो आप लोग कहते हैं कि इस आइडिया के साथ हम खड़े हुए हैं, हम इस आइडिया के साथ खड़े हुए हैं कि अब हम नहीं होंगे डिवाइड आपके कास्ट के एजेंडा पे, आपके रिलीजन के एजेंडा पे, आपके जेंडर के एजेंडा पे नहीं होंगे डिवाइड हम लोग। हम अगर कुछ होंगे तो वो यूनिफाइड स्ट्रगल में होंगे, अगर हम कुछ होंगे तो संघर्षशील पंक्तियों में होंगे, अगर हम कुछ होंगे तो सड़कों पे मिलेंगे, अगर हम कहीं मिलेंगे तो बैरिकेड्स के पीछे मिलेंगे। सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि हमारी जनरेशन जानती है कि अगर आगे इस देश को बचाना है, इस पूरे पब्लिक एजुकेशन के सिस्टम को बचाना है तो हमें बचाना है। इट इज वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द यंग पीपल स्टडीइंग इन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस, जिनके कंधों पे आज ये जिम्मेदारी है कि इस देश को जिस नफरत की आग में झोंक दिया गया था उस नफरत की आग से बाहर निकालेंगे हम इस देश को। ये जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। ये जिम्मेदारी समय समय पे इस देश के नौजवानों ने, इनफैक्ट दुनिया भर के अलग अलग देश के नौजवानों ने इस जिम्मेदारी को निभाया है। और आज हम अपने देश में जिस तरीके की नफरत देख रहे हैं, जिस तरीके की लूट देख रहे हैं, जिस तरीके के पब्लिक यूनिवर्सिटीज को बेचा जा रहा है, शिक्षा को बेचा जा रहा है, अगर किसी को इस देश को बचाना है, शिक्षा को बचाना है, तो इट हैज टू बी आवर जनरेशन। तो इस जनरेशन की इस सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को मेरा बहुत बहुत सलाम, आयशा का बहुत बहुत सलाम। और इसी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसी सेंस ऑफ यूनिफाइड स्ट्रगल के साथ हमें आगे बढ़ते जाना है। और ये मूवमेंट याद रखिए खत्म नहीं हुआ है। जब भी आपको लगे ये मूवमेंट खत्म हो गया है, याद करिएगा 20 तारीख को जिन स्टूडेंट्स को मार पड़ी है, अभी 5 मिनट पहले मुझे उनमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स मिले जिन्होंने मुझे अपने गर्दन की चोटें दिखाई, हाथ पे लगी हुई चोटें दिखाई, बोला कि उनका पैर आज तक सूजा हुआ है। जब भी आपको मन करे कि भूल जाते हैं वो मुश्किल संघर्ष, तब याद करिएगा कि आपके साथ जो लोग उस संघर्ष में शामिल थे उनके घाव अभी तक नहीं भरे हैं। जब आपको लगे कि अब तो सब ठीक हो गया है, धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन हो गया है और अब तो सब सही है, तब याद करिएगा किस तरीके से सत्ता पक्ष के लोग, आईटी सेल के लोग 15 साल की लड़कियों को ट्रोल कर रहे हैं, कैमरा के सामने हाथ जोड़ करके उनसे माफी मंगवा रहे हैं। इस जिल्लत को याद रखिएगा, याद रखिएगा कि किस तरीके से इस देश के प्रधानमंत्री बार बार बेटियों को माफ करने की बात करते हैं, बार बार ये ओनस और ये जिल्लत बेटियों के सर डालते हैं कि ये कैसी भाषा के इस्तेमाल कर रही हैं। इस मिसोजिनी को याद करिएगा जो बार बार प्रोफेनिटी ऑफ लैंग्वेज पे बात करते हैं लेकिन उनकी क्रिमिनलिटी ऑफ एक्शन पे बात नहीं होती है, हमारी टूटी हुई हड्डियों की मोरालिटी पे बात नहीं होती है। बार बार इस मूवमेंट को जिंदा रखिएगा। और अगर आज किसी चीज के लिए हमें लड़ना है, इस मूवमेंट का अगला कदम जो होना है वो ये होना है कि वो अमित शाह जिसने इस हिंसा को अंजाम दिया, वो अमित शाह जिसने ऑर्डर्स दिए कि ये पैलेट गन्स बांटी जाएंगी 20 की सुबह, वो अमित शाह जिसने अगर वहां पे खड़े होकर ऑर्डर नहीं भी दिए, मैजिस्ट्रेट ने वो ऑर्डर पास किए बिना अमित शाह को पता हुए, तो वो एक इनकेपेबल होम मिनिस्टर हैं और इस तहत वो इस्तीफा दें। और अगर उन्होंने ऑर्डर्स दिए हैं तो वो कल्पेबल है, इस तहत वो इस्तीफा दें। और वो कमिश्नर ऑफ पुलिस जो रातों रात बदल गए और उनके रातों रात बदलने के बाद सोनम वांगचुक को सुबह सुबह उठा लिया जाता है और 20 जुलाई का खूनम खून ब्लड बाथ हम लोग सेंट्रल दिल्ली में देखते हैं, वो कमिश्नर ऑफ पुलिस को रिजाइन करना होगा। और तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हम स्टूडेंट्स के लिए जो इस मूवमेंट से जुड़े रहे, वो ये है कि जो लेसन्स हैं इस मूवमेंट के, वो लेसन्स ये नहीं है कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया और हम जीत गए। वो लेसन ये है कि अगर हम यूनाइटेड संघर्ष लड़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं, अगर हम अपने तमाम डिविजन्स की राजनीति को जो हमें सिखाई गई है उसको अंडू करके अपनी शिक्षा और भविष्य के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं, तो बड़े से बड़े तानाशाह को हम घुटनों पे ला सकते हैं। ये सीख है, इस सीख को जिंदा रखने की जरूरत है क्योंकि आगे आने वाले समय में बार बार इस सीख को दोहराना है हमें।
बार बार वो संघर्ष जो अधूरे रह गए हैं, वो संघर्ष उन वर्कर्स के जो अभी भी बंद हैं जेलों में, नोएडा में, मानेसर में, वो संघर्ष ट्रांस बिल का जो ट्रांस एक्ट बन गया पर उसे रोल बैक नहीं कराया गया, वो जिंदा है। वो संघर्ष कि तमाम पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो हमारी यूनिवर्सिटीज से निकले वो आज भी बिना ट्रायल के जेलों में बंद हैं, वो संघर्ष जिंदा है। वो संघर्ष कि विमेन्स रिजर्वेशन बिल और उसके अंदर कोटा विद इन कोटा की बात करते हुए उसको पास किया जाए, वो संघर्ष अभी भी जिंदा है। एसआईआर के खिलाफ चोट करना अभी जिंदा है। लिमिटेशन के इनके एजेंडा के खिलाफ चोट करना अभी जिंदा है। तमाम जन संघर्ष जिसमें जनता सड़कों पे उतरी हुई है और सत्ता को चुनौती दे रही है, उन तमाम संघर्षों में हमारी भागीदारी अभी बाकी है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से जो ऊर्जा हमें महसूस होती है, उस ऊर्जा को इन जन आंदोलनों की तरफ लगाना है। हमारी यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस का नक्शा बदलना है। वो लोग जो सालों साल, अभी 1 महीने का समय अपने आंखों के सामने आप दिल्ली यूनिवर्सिटी को बदलते हुए देखेंगे, पहचान नहीं पाएंगे कि 1 महीना पहले इसी सड़क पे खड़े हुए थे क्या। इसलिए इस पे बात करना चाहती हूं मैं, बहुत जरूरी है। वो लोग जो बार बार डूसू में ऑफिस बेरर बन जाते हैं और इस ऑफिस को, यहाँ पे स्टूडेंट यूनियन का ऑफिस है, उसको ऑक्यूपाई करते हैं और उस ऑफिस से छात्रों के हित में एक आवाज नहीं निकलती है। देश को बदलने की शुरुआत अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों को करनी है तो सबसे पहले डूसू को बदलने की शुरुआत करनी होगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स चुने जाते हैं, उनकी नफरत की राजनीति को बदलने से शुरुआत करनी होगी। हर कॉलेज में, हर जोन में कालका जी हो गए, शहीद भगत सिंह हो जाए, जाकिर हुसैन हो जाए, पीजीडीएवी हो जाए, लक्ष्मीबाई हो जाए, मिरांडा हो जाए, तमाम लॉ सेंटर हो जाए, तमाम कॉलेजेस, डिपार्टमेंट सेंटर से हमें इस राजनीति को तोड़ना है और इसके बरक्स हमारे छात्रों के हित में जो राजनीति होगी उसको एस्टैब्लिश करना है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे आने के लिए, सुनने के लिए। इनकलाब जिंदाबाद।